बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्मार्ट सिलेबस में तो इंक्लूड नहीं है, लेकिन आप उसको कर लीजिएगा ताकि बाकी क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो। सबसे पहले तो हम जो इससे पहले जो आपने लेक्चर लिया है उसको रिवाइज करें, उसको देखें, उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या थे, फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलते हैं। जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिछले लेक्चर में थे कि अगर एंगल हमारे पास हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास हो, तो स्लोप कैसे निकाली जाती है। उसका फार्मूला है m इज इक्वल टू tan अल्फा, यानी एंगल हमारे पास हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। फिर दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा, अगर दो पॉइंट हमारे पास हैं तब भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि अगर a और b दो पॉइंट्स गिवन है तो b के y कोऑर्डिनेट में से a का y कोऑर्डिनेट माइनस कर लें और बटे में b के x कोऑर्डिनेट में से a का x कोऑर्डिनेट माइनस कर लें। फिर हमने ये देखा, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है या पैरेलल है एक्स एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल लाइन हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, तो उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बनता है वो अल्फा इक्वल टू 0 होता है। जब अल्फा 0 होगा, आप यहाँ पे पुट करेंगे तो tan 0 0 होता है, तो m स्लोप उस वक्त 0 हो जाएगी। ठीक है। और फिर इफ लाइन इज वर्टिकल, अगर लाइन वर्टिकल है इसका मतलब वो लाइन वर्टिकल है या वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री बनाएगी। तो जब एंगल 90 डिग्री बनता है तो m tan 90 जो है वो अनडिफाइन होता है, स्लोप जो है आप उसको अनडिफाइन कह सकते हैं या 1/0 कह लें, वो भी एक अनडिफाइन ही होता है। ठीक है। 0 और 90 के लिए आपने बात की, अगर 0 और 90 के बिटवीन हो तो तब जो स्लोप है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तब भी आप यही फार्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू tan अल्फा, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर 90 और 180 के बिटवीन एंगल लिया जाएगा तब स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगी। जी, फिर हमने देखा अगर तीन पॉइंट्स हमारे पास हैं, अगर हम तीनों पॉइंट्स के बारे में ये बताना चाहते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आते हैं या इसको हम क्लीनियर कह सकते हैं, तो तब क्या होगा, ए की बी से स्लोप और बी की सी से स्लोप लेंगे। अगर दोनों की स्लोप्स इक्वल आ जाएंगी, ए बी की स्लोप बी सी की स्लोप की इक्वल आएगी, तो तब हम कहेंगे कि वो तीनों जो पॉइंट्स हैं एक ही लाइन के ऊपर आते हैं कोलिनियर। इसके लिए दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था, आप वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जी, अब बात करते हैं, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो तब स्लोप्स कैसा बिहेव करेंगी। दो लाइनें हैं, एक लाइन है L1 और दूसरी लाइन है L2, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कि ये पैरेलल लाइंस का मतलब ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इनके दरमियान हमेशा डिस्टेंस भी, दोनों लाइनों के दरमियान हमेशा डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी पहली लाइन की स्लोप और जो दूसरी लाइन की स्लोप है वो दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तब वो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। स्लोप्स इक्वल है, लाइंस पैरेलल है, और अगर लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स भी इक्वल होंगी। ये नई चीज है आपके लिए, ये हम कंसेप्ट आगे यूज करने जा रहे हैं। अगर दो लाइनें दी हुई हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ये दो लाइनें एक दूसरे पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो तब उनकी स्लोप्स बिहेव करेंगी। तो दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर में -1 आए तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। लाइंस पैरेलल के लिए दोनों की स्लोप्स इक्वल आनी चाहिए, और लाइंस परपेंडिकुलर के लिए दोनों की स्लोप्स की मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आनी चाहिए, तब हम कहते हैं वो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। बहुत अहम रिजल्ट है। यहाँ से हम m1 अगर इधर रहने दें, m2 इधर ले आए तो m1 इक्वल टू -1 ओवर m2 हो जाएगा, और अगर m2 इधर ले आए तो m1 इक्वल टू -1 ओवर m2 आ जाएगा। अगर हमारे पास एक स्लोप हो, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे एक स्लोप हो और कहा जाए दूसरी लाइन जो है वो इसी के पैरेलल है, तो उसकी स्लोप भी फिर हम वहीं से बता सकते हैं कि वो भी सेम होगी। यहाँ पे अगर हमें L1 लाइन की स्लोप गिवन हो, M1 गिवन हो, और हमें L2 लाइन की स्लोप निकालनी है जो कि परपेंडिकुलर हो L1 के, तो हम नेगेटिव टाइम रेसिप्रोकल कर लेंगे उस स्लोप का, तो वो हमें दूसरी लाइन की स्लोप दे देगा।
ठीक है। यह हमारे पास एक स्लोप है, अब दूसरी स्लोप निकालना चाहते हैं जो उसके परपेंडिकुलर है, तो आप यही फार्मूला यूज करके जो है दूसरी लाइन की स्लोप भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। और तीसरा पॉइंट कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है। ठीक है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स। सी और डी ये 2 और पॉइंट्स हैं, ये दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ए और बी इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप, यानी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी उसकी स्लोप, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बनेगी उसकी स्लोप। अगर दोनों की स्लोप इक्वल आती हैं तो वो जो दोनों लाइनें बनेंगी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, वो लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, उनकी स्लोप्स इक्वल आएंगी। ठीक है, यहाँ पे 3 एम ए बी इक्वल टू एम बी सी था, 3 पॉइंट्स थे, ए का बी से और बी का सी से था। अब ये चारों पॉइंट्स डिफरेंट है, ए बी सी डी, हम ए का बी से स्लोप ले रहे हैं और सी का डी से स्लोप ले रहे हैं, और वैसे भी ये दोनों पॉइंट्स मिलके एक लाइन बना रहे हैं और सी और डी मिलके ये दूसरी लाइन बना रहे हैं, और इनकी स्लोप्स इक्वल आए तो हम कहेंगे कि लाइन जो है वो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो बनती है वो पैरेलल होंगी। जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये 2 पॉइंट्स हैं और ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी। इनका नेम हम ए बी और इसका नाम सी और डी रख देते हैं। इसकी स्लोप निकालें और इसकी स्लोप निकालें। अगर दोनों की स्लोप इक्वल आएंगी तो तब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होंगी। अगर स्लोप्स इक्वल नहीं आती फिर हम परपेंडिकुलर के लिए चेक करेंगे। जी, इन दोनों की स्लोप निकालते हैं ए बी पॉइंट को यूज करते हुए। बी का वाई कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे ए का वाई कोऑर्डिनेट। 4 माइनस माइनस 2, फार्मूला लग गया 4 माइनस माइनस 2 ओवर 2 माइनस 1, 6 ओवर 1, ये 6 आ जाएगा, और सी डी की स्लोप आएगी 2 माइनस 1 ओवर माइनस 8 माइनस 4, ये बनेगा 1 ओवर माइनस 12। इन दोनों की स्लोप्स तो इक्वल नहीं आ रही, ये जो लाइंस बनेंगी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वो पैरेलल नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर के लिए चेक कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये पैरेलल तो नहीं है, मल्टीप्लाई करवाते हैं m1 को m2 से। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1/2। अगर आंसर -1 आता तो तब हम कहते हैं कि ये जो 2 लाइनें बनेंगी इन पॉइंट से वो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ से जो भी लाइनें बनेगी वो ना तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी ना ही वो परपेंडिकुलर होंगी। सेकंड पार्ट को चेक कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ए बी और सी डी नेम रख दिया उसका। ए बी से हमने स्लोप फाइंड की, यानी 2 माइनस 4 ओवर 6 माइनस माइनस 3, ये -2 ओवर 9 बनेगा, और सी डी की स्लोप जो है वो -7 -5 ओवर -2 -4, तो -12 ओवर -6, यहाँ से 2 मिलेगा। अभी भी ये इक्वालिटी तो आ नहीं रही, तो लाइन जो पैरेलल तो नहीं है, दोनों स्लोप से इक्वल नहीं आ रही। अब इनकी दोनों की प्रोडक्ट लेके देखते हैं, दोनों की प्रोडक्ट लेके देखेंगे तब भी वो -1 नहीं आएगा। अगर -1 आता है तो हम कहते हैं लाइन परपेंडिकुलर है। ये जो दोनों पार्ट्स दिए गए हैं ये तो ना तो वो पैरेलल है ना ही वो परपेंडिकुलर है। जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ये कहा है कि के की वैल्यू फाइंड करें, के फाइंड करना है आपने। ठीक है, और लाइन बनेगी ए और बी पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। ठीक है, एक लाइन यहां से बन रही है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, और दूसरी लाइन जो है इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है सी और डी को। और उसके लिए उसने 2 कंडीशंस की। अब उसने ये पूछा नहीं है कि ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन जो बनेगी और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने जो लाइन बनेगी, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर, बल्कि हमें बताया गया है कि ये पैरेलल भी, आप पैरेलल भी इसको यूज करके के की वैल्यू फाइंड करें और परपेंडिकुलर भी इसको एक्सेप्ट करके के की वैल्यू फाइंड करें। यानी कि ऑलरेडी आपने इसको मान लेना है कि ये पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो हमें दोनों केसेस में के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ए बी की स्लोप निकाल लेंगे, फार्मूला लगा के -6 -3 ओवर k -7, फार्मूला वही y2 - y1 ओवर x2 - x1 वाला।
तो यहाँ से बनेगा -6 -3 -9 ओवर k -7, ये स्लोप ए बी की आ जाएगी। और सी डी स्लोप 4 -5 ओवर -6 माइनस ये -4, 4 -5 -1 -6 और माइनस माइनस प्लस -6 + 4 -2 आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो 1/2 ए बी और सी डी की स्लोप आ गई। ठीक है, अब उसने कहा हुआ है कि ये आपने इसको पैरेलल लेके चलना है, ये पैरेलल हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट पार्ट में उसने कहा लाइंस आर पैरेलल, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हम उनकी स्लोप्स को इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा पैरेलल हैं। ठीक है, हमें चेक करना नहीं है होंगी या नहीं होंगी, उसने कह दिया पैरेलल, इसको मान लें। तो हमने अगर लाइंस को पैरेलल माना हुआ है तो इनकी स्लोप्स को इक्वल रखना पड़ेगा। हमने उनकी स्लोप्स को इक्वल रख दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक हो गया। और इसी तरह दूसरे पार्ट में उसने कहा कि ये दोनों लाइनों को आपने परपेंडिकुलर मान के चलना है। अगर परपेंडिकुलर मान के चलते हैं तो दोनों की स्लोप्स की प्रोडक्ट -1 आनी चाहिए, यानी MAB.MBC = -1 है। ठीक है, हम ये एक्सेप्ट किया हुआ है, कंडीशन में ये दिया होगा पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर हैं। अब आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी दोनों केसेस में। स्लोप ए बी की वो वैल्यू लगाई और स्लोप बी सी वो वैल्यू लगा दी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएं, क्लास -9 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से k -7 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो ये -18 और 1 मल्टीप्लाई k -7, नेक्स्ट स्टेप में -7 उधर जाकर +7 हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -11। और अगर परपेंडिकुलर वाले केस से k की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो स्लोप ए बी की वैल्यू लगाए -9 ओवर k -7, स्लोप बी सी 1/2 = -1। अब यहाँ पे माइनस माइनस से कट जाएगा तो 9/2 इंटू k -7 = 1 हो जाएगा। 2k -7 उधर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k -7 ही आएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम -7 इधर आकर +7 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो k की वैल्यू 23/2 आ जाएगी। ठीक है, अगर तो हमें कहा जाए ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये पैरेलल है या नहीं है, तो तब तो हमें जो है वो चेक करना पड़ेगा, इक्वल आती है प्रोडक्ट इक्वल टू -1 आती है। इसमें तो बताया गया है पैरेलल है और परपेंडिकुलर है। और अगर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर वो पैरेलल हो जाते हैं तो तब आपने परपेंडिकुलर नहीं चेक करना, क्योंकि जो लाइंस पैरेलल होती हैं वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। अगर वो परपेंडिकुलर हो जाता है तो वो पैरेलल नहीं हो सकता। ठीक हो गया। और ये भी पॉसिबिलिटी है ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, जैसे कि हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 में देख के आए हैं जी। ये पैरेलल स्लोप्स का यूज था कि पैरेलल और लाइंस को पैरेलल चेक करने के लिए और परपेंडिकुलर चेक करने के लिए जो हम लगा रहे थे। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 और 9 में हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि हमें स्लोप और उसके अकॉर्डिंग एंगल दिया होगा या कोई पॉइंट दिया हुआ होगा, तो हम उन पॉइंट्स को यूज करते हुए और एंगल या स्लोप को यूज करते हुए लाइन की इक्वेशन बनाएंगे कि वो जो हमें चीजें गिवन हैं वो किस लाइन की हैं, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब इक्वेशन निकालने के भी इक्वेशंस भी कई टाइप की हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी होती है, 2 पॉइंट फॉर्म भी होती है, सिमेट्रिक फॉर्म भी है, नॉर्मल फॉर्म भी है। लेकिन हम मैक्सिमम यही कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर पॉइंट स्लोप फार्मूला ही यूज हो जाए, यानी कि पॉइंट स्लोप फार्मूला जिसमें हमें स्लोप चाहिए होती है और एक पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, जिस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है उस लाइन की स्लोप चाहिए और उसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, आगे पीछे नहीं, उसी लाइन के ऊपर, यानी उस पॉइंट से लाइन पास कर रही हो। ठीक है, दो चीजों की जरूरत है ये फार्मूला लगाने के लिए, स्लोप की कि जिस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं उस लाइन की स्लोप क्या है, और उस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो अब हम जो है इक्वेशन निकाल सकते हैं उस लाइन की जी। फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट जो है उसने कहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, वो जो इक्वेशन है वो कहां से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है -6 और 5, और जिस लाइन की आप इक्वेशन निकालना चाहते हैं उसकी स्लोप 7 है और वो जो लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है,
तो ए जो है हमारे पास, ये पॉइंट को आप x1 y1 ले लें, x1 -6 है और y1 5 है, स्लोप हमारे पास 7 m7 है। ठीक हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगाया, यही y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन हमारे पास जो है 5 है, इक्वल टू स्लोप 7 आई है, इंटू एक्स वन हमारे पास -6 है, तो माइनस इंटू -6 वो +6 हो जाएगी। 7 को मल्टीप्लाई करो अंदर, 7x प्लस 42, एक साइड पे तमाम जो है वो टर्म्स को ले जाएं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 7x माइनस वाई प्लस 47 इक्वल टू 0। ये ये जो है इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में भी एक पॉइंट दिया है और उसकी स्लोप 0 दी हुई है, तो इस पॉइंट को हम x1 y1 कह लेंगे और m हमारे पास 0 है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन लगाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 हमारे पास -3 है, इंटू 0 इंटू x माइनस x1 8 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, इससे तो 0 कर देगा, y माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में हमें ये पॉइंट दिया हुआ है -8 5। इस वो जिस लाइन के इक्वेशन निकालना चाहते हैं वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इस पॉइंट का हम x1 y1 कह लेते हैं। x1 -8 है और y1 5 है, और स्लोप जो है वो अनडिफाइन है। स्लोप अनडिफाइन का मतलब आप इसको 1/0 भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, 1/0 लिख लेते हैं स्लोप को, स्लोप 1/0 है। हम इक्वेशन ऑफ लाइन जो है पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर सकते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन हमारे पास 5 है, इक्वल टू m की जगह पे 1/0 लगा दें, x माइनस x1 -8 है, जब -8 पुट करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बटे वाला 0 जब उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा y माइनस 5 से, तो इस सारे को वो 0 कर देगा जी, और इधर रह जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 8, ये चीज 0 हो जाएगी, और x प्लस 8 इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं डी पार्ट की। हमें अब 2 पॉइंट्स दे दिए हैं, हमें तो पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाने के लिए एक लाइन की एक पॉइंट की जरूरत होती है जो उस लाइन से पास करेगा, और दूसरा उसी लाइन की स्लोप की जरूरत होती है। अब यहाँ पर हमें 2 पॉइंट दे दिए हैं और वो दोनों लाइन जो है उन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो हम इसमें से एक पॉइंट को x1 y1 कह देते हैं, दूसरे को x2 y2 कह दें, ये आपकी अपनी मर्जी, किसे x1 y1 कहना और किसे x2 y2 कहना है। चले मैं इसे जो है x1 y1 कह देता हूँ और इसे x2 y2 कह देता हूँ, तो स्लोप स्लोप नहीं दी हुई, हम स्लोप निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के, y2 माइनस y1, यानी इसके y कोऑर्डिनेट में से इसके y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, -1 माइनस -3 ओवर 9 माइनस -5, तो सिंप्लीफाई करें, यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन निकल आएगी 1/7, स्लोप भी निकल आई, पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फार्मूला यूज करते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे x1 y1 किसे लिया जाए, जिसे आपने x1 y1 कहा है वही यहाँ पे लिया जाएगा। अगर आप इसे x1 y1 लेके चलते हैं तो तब आप जो है x1 9 लेंगे और y1 -1 लेंगे, और अगर आपने स्लो फाइंड करते वक्त आपने इसे x1 y1 कहा है, तब आप यहाँ पे इसी को ही x1 y1 लेके चलेंगे। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x माइनस 7 y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते थे, y माइनस वाई टू इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स टू। आप दोनों तरह से जो है आंसर निकाल के चेक कर सकते हैं, सेम आंसर होगा। अब बात करते हैं ई पार्ट की। इसमें हमें ना तो पॉइंट गिवन है ना ही स्लोप गिवन है। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, ऐसा पॉइंट है जहां पर x का कोऑर्डिनेट 0, यानी कि 0, x का कोऑर्डिनेट 0 और y इंटरसेप्ट यानी y की वैल्यू -7 है, 0 -7, ये पॉइंट हो जाएगा। और स्लोप जो हमें स्लोप गिवन है -5, m इक्वल टू -5। अगर x इंटरसेप्ट कहा जाए, x इंटरसेप्ट का मतलब होगा y कोऑर्डिनेट 0 है और x का इंटरसेप्ट जो दिया होगा वो x की वैल्यू होगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट की है, सिंपलीफाई कर दिया है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। f पार्ट में x इंटरसेप्ट दिया और y इंटरसेप्ट दिए, बेसिकली 2 पॉइंट दिए हुए हैं,
ऑन द लाइन 2 पॉइंट्स गिवन है हमें। एक पॉइंट जो है वो एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स कोऑर्डिनेट -3 होगा, वाई उस वक्त 0 होगा, ये एक पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट वाई इंटरसेप्ट, जब वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं उस वक्त पॉइंट जो है एक्स 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 4 होगा। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स हैं तो इन दोनों पॉइंट को यूज करते हुए अब स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम पॉइंट स्लोप फार्मूला लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू। अगर आप इसे x1 y1 कहना चाहें, इसे क्या लें, इसे x2 y2 कह लें, और अगर इसे x1 y1 कहना है तो इसे x2 y2 कह लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो एट द एंड हमारे पास आंसर सब सेम आएगा। जी पार्ट में x इंटरसेप्ट दी है, ठीक है, x इंटरसेप्ट में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ऐसा पॉइंट जिसमें y कोऑर्डिनेट 0, ये y कोऑर्डिनेट ये 0 और x कोऑर्डिनेट जो है वो -9 है, स्लोप -4 दी हुई है। तो पॉइंट और स्लोप हमारे पास है, जिसे x1 y1 कह लें, स्लोप फार्मूला लगाए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x + y + 36 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 10 के मैंने सारे पार्ट ही करवा दिए हैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 पार्ट हैं और इंक्लूड मेरे ख्याल में स्मार्ट सिलेबस में एक है, लेकिन आप सारे देख लीजिएगा, आसान है ये, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या एमसीक्यू टाइप चीज बन सकती है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 - 9। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, वो जो इक्वेशन जिसकी फाइंड करना चाहते हैं वो लाइन जो है वो 7 - 9 इस पॉइंट से पास कर रही है। तो हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उस लाइन से पास करने उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया, वो है 7 - 9 और साथ में हमें स्लोप भी चाहिए। अब जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उस वक्त जो एंगल बनता है अल्फा जो बनता है 0 डिग्री बनता है। हॉरिजॉन्टल लाइन या पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस वो एंगल 0 डिग्री बनाता है। ये सिंस द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अल्फा 0 हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, tan 0 स्लोप 0 आ जाएगी। पॉइंट हमारे पास 7 - 9 है। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। y माइनस -1 जो है वो -9 है इस वक्त और m स्लोप 0, x - x1 7 है। यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो y + 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप y इक्वल टू -9 लिख सकते हैं या इसी फॉर्म में रहने दें। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि दूसरा पॉइंट वर्टिकल लाइन थ्रू -5 3। हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करती है और वो लाइन वर्टिकल होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप x1 y1 कह लेंगे और वर्टिकल लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होती है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है जो इसके साथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनता है वर्टिकल लाइन का। तो अल्फा 90 डिग्री है, तो जब हम फार्मूला के एम स्लोप निकालने के लिए m इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा 90 डिग्री पुट करेंगे, इन्फिनिटी या अनडिफाइन होगा जिसको आप 1/0 कह सकते हैं। अब हमारे पास स्लोप भी है और वो पॉइंट भी है। स्लोप और पॉइंट को यूज करते हुए हम स्लोप फार्मूला लगाएंगे y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। m की जब 1/0 ये 0 तो जाकर मल्टीप्लाई होगा, सारे को 0 कर देगा तो x + 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये सी और डी पार्ट जरा ध्यान से देखिएगा, ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करती है। देखें ये लाइन है जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रही है। ठीक है, ये थोड़ी सी ऊपर नीचे भी बना सकते हैं फिर भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी, लेकिन उसने ये कहा है बाइसेक्ट करेगी, यानी कि जब वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी तो उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आधा एंगल ऊपर होगा आधा एंगल नीचे होगा। देखें ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 45 है और यहाँ से यहाँ तक एंगल जो है वो भी 45 है, टोटल एंगल 90 होता है। ठीक है, तो वो इस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, आधा एंगल ऊपर होगा आधा एंगल नीचे होगा, इसी तरह आधा एंगल यहाँ पे ऊपर होगा आधा एंगल जो है नीचे होगा। तो ये एंगल मिल गया 45 डिग्री। बाइसेक्टिंग से हमें ये समझ आ गई, लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट, तो वहां से अल्फा हमें पता चला 45 डिग्री बनता है, उसकी वर्डिंग से ही पता चला है अल्फा 45 डिग्री है। तो m इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा की जगह 45 लगाएं, स्लोप 1 आ जाएगी। ठीक है, और हमें देखें इसमें ना तो स्लोप हमें बताई गई है ना ही इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट बताया गया है। क्या इस लाइन के ऊपर पॉइंट 0 0 आता है कि नहीं आता?
0.11 भी आता है, लेकिन 0.0 तो हमें पता चल रहा है क्योंकि ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो जब ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो ओरिजिन वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर आएगा। तो हमें पॉइंट चाहिए, हमें इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट मिल जाए, कोई इश्यू नहीं है, हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन सेम बनेगी। हमने इसमें जो पॉइंट है वो चूज़ किया 0.0 जो इस लाइन के ऊपर आ रहा है। तो पॉइंट 0.0 है और स्लोप हमारे पास बन गई 1। फार्मूला लगाएँगे, सिंप्लीफाई करें y इक्वल टू x, और जैसे ही उसने ये बताया द लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आपको वैसे भी ज़ुबानी याद रखनी है, ये किस लाइन की इक्वेशन है? ये y इक्वल टू x की इक्वेशन होती है। और अगर ये सेम लाइन अगर इस तरह पास करे, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास करे और सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे, तो वो जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू माइनस एक्स की होती है। जी, अब ये डी में बताया गया द लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये देखें ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में टोटल 90 डिग्री होता है, फोर्थ में भी 90। सेकंड क्वाड्रेंट में आधा एंगल ऊपर होगा, आधा नीचे। देखें सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल और यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल सेम है, 45 डिग्री ऑलमोस्ट बन रहा है। अब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, जो हम एंगल अल्फा लेते हैं, वो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है। तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक तो 90 है, 90 से आगे ये वाला एंगल 45 बनता है। 90 प्लस 45 135। ठीक है, ये आपको सिंपल एमसीक्यू पूछ देता है लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, 45 35 90, इस तरह डिफरेंट आपका ऑप्शन दे सकता है। तो ये वाला जो एंगल है वो 135 डिग्री बनेगा। यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे, tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे ही -1 आ जाएगा। और हमें पॉइंट और स्लोप चाहिए होती है, स्लोप हमने निकाल ली है, ठीक है, इस एंगल को यूज करते हुए। और स्लोप और हमें पॉइंट के लिए इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट चाहिए होता है, तो ये लाइन भी ओरिजिन से पास करेगी। तो जो 0.0 है वो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, हम इसी पॉइंट को यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को यूज कर लेंगे, स्लोप -1 और ये पॉइंट x1 y1 यूज करेंगे, तो सिंप्लीफाई करें इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लगा के, तो y इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये आपको वैसे भी जुबानी याद रखना कि ये वाली y इक्वल टू एक्स के लिए लाइन और ये y इक्वल टू माइनस एक्स के लिए लाइन।